हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, पर्टर्बेशन थ्योरी में डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। जो पार्ट था नॉन डीजेनरेट का वो हमने लास्ट लेक्चर में किया, लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो अब हम करेंगे डीजेनरेसी, डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। डीजेनरेसी का मतलब क्या है? डीजेनरेसी का मतलब है कि एक एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास डिफरेंट वेव फंक्शंस हो सकते हैं। तो हम बोलेंगे वो हमारा एनर्जी लेवल डीजेनरेट एनर्जी लेवल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास थ्री डिमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, तो थ्री डिमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है एन प्लस थ्री बाई टू एच कट ओमेगा। एन प्लस थ्री बाई टू एच कट ओमेगा, ये होगी हमारे पास थ्री डिमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। यहाँ पे जो एन है उसकी वैल्यू होगी एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड। ठीक है, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड। अब जो वेव फंक्शन होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है, मैं सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी से याद करवाऊंगा। जो वेव फंक्शन होता है हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई रेस्ट पर माइनस अल्फा ऑफ एक्स का स्केयर इंटू एक्स स्केयर बाई टू। क्योंकि थ्री डायमेंशनल है इसलिए हमें वाई भी पार्ट लेना है, इंटू ई रेस्ट पर माइनस अल्फा ऑफ वाई स्केयर इंटू वाई स्केयर बाई टू, इंटू जेड भी आएगा ई रेस्ट पर माइनस अल्फा जेड स्केयर इंटू जेड स्केयर बाय टू। साथ में यहां पे आता है हर्माइट पॉलिनोमियल्स एच एन अल्फा ऑफ एक्स एक्स, फिर मल्टीप्लाई में एच, ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा जो मैं आगे लिख रहा हूं एच एन अल्फा ऑफ वाई वाई इंटू फिर से मल्टीप्लाई में एच एन अल्फा ऑफ जेड जेड। ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी में थ्री डी हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन, ये हमारी एनर्जी है। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे बन सकती है? सबसे पहले तो ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए सिंपल एन एक्स एन वाई एन जेड सभी के सभी को जीरो कर दो तो वो ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में क्या डीजेनरेसी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो 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 आप यहाँ पे एन की वैल्यूज में जीरो 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 पुट करोगे जहां जहां एन है, ठीक है, तो हमारे पास एक ही तरह का वेव फंक्शन बन सकता है जीरो 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 से। ठीक है, उसके अलावा कोई वेव फंक्शन नहीं बन सकता। तो इसलिए ये हमारा नॉन डीजेनरेट वेव फंक्शन होगा इस जीरो 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 के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, एन एक्स एन वाई एन जेड। लेकिन अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, ये तो था ग्राउंड स्टेट, अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम लिख सकते हैं वन जीरो जीरो, एन एक्स को यहां वन कर दो, एन वाई को जीरो, एन जेड को जीरो, या फिर जीरो वन जीरो, या फिर जीरो जीरो वन। अब ऐसा करने की वजह क्या थी? अगर मैं वन जीरो जीरो यहां पे पुट करता हूं तो हमारे पास एन की वैल्यू वन आएगी, एन की वैल्यू वन आएगी, यहां पे पुट करेंगे तो ये बनेगा फाइव बाई टू एच कट ओमेगा फोर एन कोरस्पॉन्डिंग टू वन। चाहे मैं जीरो वन जीरो पुट कर दूं, जब मैं जीरो वन जीरो पुट करूंगा यहां पे जीरो वन जीरो, फिर से हमारे पास वन आएगा, फिर ये वन यहां पे पुट करेंगे, दोबारा से हमारे पास एनर्जी क्या आ गई? फाइव बाई टू एच कट ओमेगा। थर्ड टाइम मैं जीरो जीरो वन पुट करूंगा, जब जीरो जीरो वन पुट करूंगा दोबारा से ये वन बनेगा, दोबारा से एनर्जी मेरी फाइव बाई टू एच कट ओमेगा बनेगी। तो क्या एनर्जी सेम रही? बिल्कुल, फाइव बाई टू एच कट ओमेगा। तीन डिफरेंट वेव फंक्शंस के लिए। अब डिफरेंट कैसे हैं? अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ठीक है, सिर्फ वन जीरो जीरो की बात करूं तो मैं साई को, क्योंकि यहां पे तो एन के साथ कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अल्फा एक्स को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एम ओमेगा बाय एच कर, और एक्स है तो यहाँ पे ओमेगा ऑफ एक्स आएगा। ऐसे ही अल्फा वाई की वैल्यू भी आपको पता है एम ओमेगा बाय एच कर, ठीक है, तो ओमेगा वाई हो जाएगा वो, ऐसे ही अल्फा जेड भी लिख दोगे। वन जीरो जीरो कोरस्पॉन्डिंग चेंज क्या होगा? हर्माइट पॉलिनोमियल्स, ये जो है, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको लिख सकता हूं कि जो मेरा वेव फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच एन अल्फा एक्स एक्स के, एच एन अल्फा वाई वाई के, एंड एच एन अल्फा जेड जेड के। मेरा वेव फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं प्रोपोर्शनैलिटी से बात कर रहा हूं सिर्फ। अब मैंने बात की वन जीरो जीरो की, क्योंकि मेरा फर्स्ट था वन जीरो जीरो।
तो जब मैं 1 0 0 पुट करूंगा तो ये मेरा बनेगा h1 अल्फा x इंटू एक्स, h0 अल्फा y ऑफ y, h0 क्योंकि यहाँ पे भी n0 है, ठीक है, क्योंकि ये कोरस्पॉन्ड कर रहा है z को, nx ny nz, ऐसे लिख सकते हो n ऑफ x n ऑफ y n ऑफ z, n के पैरों में, ठीक है, z। तो ये n ऑफ y हमारा 0 है, n ऑफ z हमारा 0 है, लेकिन ये हमारा 1 है। हर्माइट पॉलिनोमियल्स की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आएगा अल्फा जेड जेड, अगर मैं लिखता हूँ h0 अल्फा एक्स एक्स, तो इसका आंसर 1 रहेगा, चाहे यहाँ पे आप x की जगह y कर दो चाहे z कर दो, हमेशा, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं 1 डालता हूँ और यहाँ पे अल्फा एक्स एक्स डालता हूँ तो इसकी वैल्यू होगी 2 टाइम्स जो इसके अंदर वैल्यू होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अल्फा एक्स इंटू एक्स। तो इसी हिसाब से ये मेरी जो पूरी टर्म है ये 1 बनाएगा, ये 1 बनाएगा, और ये हमें 2 टाइम्स अल्फा एक्स इंटू एक्स देगा, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल गया कि अब जो मेरा वेव फंक्शन होगा फॉर द केस ऑफ 1 0 0 इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वेव फंक्शन फॉर द केस ऑफ 1 0 0 इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 0 0 1 की, ठीक है, 0 1 0 की, सेकंड वाला पार्ट 0 1 0 की, ठीक है, 0 1 0 के कोरस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा पार्ट 1 होगा, मैं इसी में चेंज कर लेता हूं, ये वाला मेरा 0 हो जाएगा, ये वाला मेरा 1 हो जाएगा, ये वाला मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 1 0। अब दोबारा से प्रॉपर्टी लगानी है हमने, ये 0 क्योंकि h0 है, ठीक है, बेस में 0 है तो इसका आएगा 1, ये हमने प्रॉपर्टी लगाई। h1 अल्फा इसकी वैल्यू आएगी 2 टाइम्स जो इसके अंदर है अल्फा y इंटू वाई, h0 फिर से 1। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम जो आपका वेव फंक्शन है, ये जो आपका साई था 0 1 0 के कोरस्पॉन्डिंग टू y पे डिपेंड करना शुरू हो गया, मतलब वेव फंक्शन डिफरेंट होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, 0 0 1 0 0 1 करोगे तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, तो उस टाइम पे क्या होगा, 0 कोरस्पॉन्डिंग 1 0 कोरस्पॉन्डिंग 1 1 के कोरस्पॉन्डिंग अल्फा टाइम अल्फा जेड ऑफ जेड, ठीक है, अल्फा ऑफ जेड इंटू जेड। तो इसका मतलब अब आपका वेव फंक्शन फिर से डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो सीधी सी चीज पता लग रही होगी कि वेव फंक्शन डिफरेंट होते जा रहे हैं, लेकिन चाहे आपने 1 0 0 देखा था, चाहे आपने 0 1 0 देखा, चाहे आपने 0 0 1 देखा, सबके लिए हमारे पास एनर्जी की वैल्यू कितनी रही, 5/2 h कट ओमेगा। तो डिफरेंट वेव फंक्शंस हैं लेकिन एनर्जी हमारी एक ही है, 5/2 h कट ओमेगा। इसलिए यहां पे हम बोल सकते हैं दिस इज अ थ्री फोल्ड डी जनरेट, ठीक है। तो आपको याद रखना है दिस इज हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर की, दिस इज अ 3 फोल्ड डी जनरेट, ठीक है। तो ये पार्ट याद रखना। तो अब हम बोल सकते हैं कि इसमें डी जनरेसी आ गई, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब जब हमें पता चल गया कि यहाँ पे डी जनरेसी है, किसी एनर्जी लेवल में डी जनरेसी है, तो आपको डी जनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी लगानी पड़ेगी। तो उसका मेथड क्या है कि मेथड ये है कि आपको एक हैमिल्टोनियन पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का मैट्रिक्स या बनाना पड़ेगा या फिर आपको गिवन होगा। अगर तो बनाना पड़ा तो थोड़ा सा लेंथी जाता है, अगर गिवन हुआ तो बिल्कुल ही आसान जाएगा, ठीक है। तो हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स बनाने के बाद हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी निकालनी है। तो जो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन होगा, अगर हमारी एनर्जी में डी जनरेसी हुई तो, ठीक है, तो जो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन होगा HP, ठीक है, वो होगा कुछ ऐसे H11 H12 H13 H21 H22 H23 31 32 33, ठीक है। तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स या बनाना पड़ेगा या फिर हमें गिवन होगा। अगर, ठीक है, सिर्फ डी जनरेट के फॉर्म में जब भी डी जनरेसी दी होगी या गिवन होगी या फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डी जनरेसी है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्म में बनाने के बाद या फिर गिवन होने के बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, सेक्युलर फॉर्म बनानी है। वो कैसे बनाते हैं, इसका डिटर्मिनेंट H11 माइनस लैम्डा H12 H13 H21
H22 माइनस लैम्डा, H23, H31, H32, H33 माइनस लैम्डा। तो आपको इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। दिस इज अ सेक्युलर फॉर्म और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करना है। यहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यूज आएंगी 3, ठीक है, 3 लैम्डा की वैल्यूज आएंगी। ये जो लैम्डा है यही हमारी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू दी एनर्जी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू दी एनर्जी, इसी लैम्डा को फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन भी बोलते हैं। तो किसी बुक्स में यहाँ पे लैम्डा की जगह आपको EN1 दिखेगा, ठीक है। तो सेम ही चीज है। तो ये है एक मेथड, सिर्फ इक्वल टू 0 करना, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम आजकल गेट के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस मेथड से। तो एक एग्जांपल करते हैं। मान लो कि हमें एक हैमिल्टोनियन दिया है, ठीक है, एक मैट्रिक्स फॉर्म दी है हैमिल्टोनियन की मैट्रिक्स फॉर्म 1 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 1 0 0 0 2 वेयर एप्सिलॉन इज लेस देन 1। तो इससे क्या पता चला, ये सिर्फ एक स्मॉल डिविएशंस हैं एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन इज लेस देन 1। जब हमारे पास ऐसा हैमिल्टोनियन है, ये एक कंप्लीट हैमिल्टोनियन है, ठीक है, ये परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन नहीं है, कंप्लीट हैमिल्टोनियन है, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीट हैमिल्टोनियन से आपको परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन निकालना पड़ेगा। तो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि कंप्लीट हैमिल्टोनियन को लिख सकते हैं एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन प्लस परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, और यहाँ पे डिविएशन सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन लेके आ रहा है, क्यों, क्योंकि विच इज लेस देन 1, बहुत स्मॉल सी डेविएशन। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं, एच नोड को मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 2 प्लस एच पी हमारा क्या बन जाएगा, जो बच गया यहाँ पे 0 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 0 0 0 0। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो दोबारा से यही बनेगा टोटल, ठीक है। तो ये है हमारा परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ये है हमारा एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो सबसे पहले कहीं पे भी हमें टोटल हैमिल्टोनियन एक दिया होगा तो उसमें से आपको परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन बाहर निकाल लेना है, ठीक है। अब देखने वाली चीज क्या है, यहाँ पे क्या यहाँ पे डीजेनरेसी है, दीज आर द आइगन वैल्यूज, क्यों, क्योंकि ये एक डायगोनल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज 1 1 एंड 2, सीधी या आप ऐसे बोले एनर्जी आइगन वैल्यूज 1 1 2। अब यहाँ पे 1 की डीजेनरेसी है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे 1 की डीजेनरेसी है। तो जब 1 की डीजेनरेसी है, क्योंकि सेम है 1, ठीक है, तो जब ये दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है। तो जब डीजेनरेसी आएगी तो हमें क्या करना है, हमें इस परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन को उठाना है, उसमें माइनस ऑफ लैम्डा करना है, ठीक है, हमें एचपी उठाना है, क्योंकि हमने देखा कि एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन में डीजेनरेसी थी, क्योंकि ये भी 1 था ये भी 1 था, इसलिए हमने परटर्ब्ड वाला हैमिल्टोनियन को उठाया 0 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 0 0 0 0, इसको उठाया। अब क्या करना है, इसका सेक्युलर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 माइनस लैम्डा 0 माइनस लैम्डा 0 माइनस लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 0। दिस इज द डिटर्मिनेंट एक्चुअली, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को जैसे सोल्व करते हैं वैसे इसको सोल्व करना है, तो वो करके देखते हैं। यहां से आएगा माइनस ऑफ लैम्डा, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इट इज माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा, ठीक है, ये वाला उठाया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, उसके बाद ये माइनस ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है, डिटर्मिनेंट सोल्व करना आना चाहिए, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा हमारा एप्सिलॉन इंटू माइनस लैम्डा, और इसको इससे मल्टीप्लाई विच इज 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि लास्ट तो 0 ही था। यहां से हमारे पास आएगा माइनस ऑफ लैम्डा क्यूब प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू 0।
यहाँ से मैं लैम्डा कॉमन निकाल के लिख सकता हूँ माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक लैम्डा इक्वल टू 0 और दूसरा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस एप्सिलॉन। तो हमारे पास लैम्डा की कोरस्पॉन्डिंग 3 वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी? 0, माइनस एप्सिलॉन, प्लस एप्सिलॉन। ये हमारी करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, करेक्शन टू द nth स्टेट एनर्जी बोल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ये है। अब सोचने वाली चीज क्या थी, ये आपका आ गया। अब इसका मतलब जो आपकी एनर्जी लेवल्स थे वो शिफ्ट हुए हैं। लाइक जो आपका एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन था, एग्जैक्ट वाला हैमिल्टोनियन कौन सा था? एच नोड। और एच नोड की वैल्यू क्या थी? 1 0 0 0 1 0, ठीक है, एंड 0 0 2। ये आपका एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन था, ठीक है। अब हमें क्या करना है इस वन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 की डीजनरेसी थी, इन दो में डीजनरेसी थी। इसका मतलब जो शिफ्ट हुआ है वो ये दो हुए हैं, और 2 में कोई डीजनरेसी नहीं थी, और यहाँ पे ये शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि इस यहाँ पे अब मैं एग्जैक्टली कैसे लिख सकता हूँ, मेरे एनर्जी लेवल्स जो एग्जैक्ट एनर्जी लेवल्स हैं वो कैसे शिफ्टेड हो गए। एक एनर्जी आएगी मेरी 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन था। दूसरी एनर्जी आएगी मेरी 1 प्लस एप्सिलॉन, इसके कारण। तीसरी एनर्जी आएगी मेरी 2 प्लस 0, तो इसे मैं 2 ही लिख सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे डीजनरेसी के कारण ये क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। अगर एक लेवल यहाँ था स्टार्टिंग में, बाद में जिसकी एनर्जी 1 थी, ठीक है, बाद में क्या हुआ, बाद में वो कुछ लेवल ऐसा हो गया 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। तो उसमें हमने जब पर्टर्बेशन डाल दी एप्सिलॉन की, ठीक है, तो पर्टर्बेशन डालने के बाद वो एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग आ गई, ठीक है। एक 1 माइनस एप्सिलॉन नीचे हो गया, एक एनर्जी में ऊपर चले गया 1 प्लस एप्सिलॉन। और जो 2 था वो 2 का 2 ही रहा, उसमें कुछ भी एडअप नहीं हुआ या सब्ट्रैक्शन नहीं हुई, ठीक है। तो ये आपका सीधा आंसर रहेगा, ये वाला आइगन वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसी को और समझने के लिए। ये तो एक सबसे, जैसे थाली में खाना कोई परोस के दे दे घर पे, ये ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसा लेकिन हर बार नहीं होता है, ठीक है। अभी कोरोना काल चल रहा है, शायद मिल रहा होगा घर पे, लेकिन जब बाहर निकलोगे तो वही हालत होने वाली है, वापस खुद से ही करना पड़ेगा काम। तो अब वैसा वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें खुद से ही काम करना पड़ेगा। सीधा डिटर्मिनेंट बनाया, इक्वल टू 0 किया और लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, और इसे हमने बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ऐसा काम सिंपल सा नहीं होगा हर बार। नेक्स्ट थोड़ा स्टेप हाई करते हैं इसको। अब मान लो कि एक हमारे पास प्लेन रिजिड रोटर है, ठीक है, एक हमारे पास प्लेन रिजिड रोटर है, जिसे हम रोटेटर भी बोल सकते हो या रोटर बोल दो, ठीक है। और हमें वो जो प्लेन रिजिड रोटर है वो एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। वो है किसमें? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। साथ में हमें इस पे एक परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन लगा दिया, ठीक है, एक पर्टर्बेशन लगा दी, एंड दैट पर्टर्बेशन इज v0 by 2 3 cos square phi minus 1। एक उस पे पर्टर्बेशन लगा दी जिसकी वैल्यू थी दिस, ठीक है। तो एक रोटर था, रोटर आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे ये मान लो, ये ऐसे है, रोटेट कर रहा है, तो ये रोटर हो गया, एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने इस रोटर को क्या मान लिया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, और साथ में एक एक हमने परटर्ब्ड हैमिल्टोन मतलब पर्टर्बेशन लगा दी ये वाली। जब हमने पर्टर्बेशन लगा दी और जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था, उसके बाद हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी पूछ ली,
ठीक है, तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि हमारे पास एक रोटर है, रोटर मतलब ये मान लो कि एक ऐसे घूम रहा है एक्स वाई प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन में, उस पर हमने वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था, ठीक है, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था, उस पर हमने एक परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन लगाया। परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन लगाने के बाद हमें पूछा है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी बताओ, है मतलब एक परटर्बेशन लगाने के बाद एनर्जी में क्या चेंज आएगा वो वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नाम से प्लेन रोटर, जब भी ऐसा नाम होगा तो आपको पता होना चाहिए इसके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या होगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। अगर ये नहीं पता होगा तो आप पता नहीं कर पाओगे आगे की चीजें। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा वो आपको याद भी रखना है और आपने किया भी हुआ है इनडायरेक्टली। इसके वेव फंक्शन की वैल्यू होती है 1/√2 पाई ई रेज़ पावर आयोटा m5। ऐसा वेव फंक्शन हमने कहाँ किया था, ये हमने 3D पोटेंशियल्स, जब हम 3D पोटेंशियल्स कर रहे थे, ठीक है, 3 डायमेंशंस कर रहे थे, उसमें हमने ऐसा वेव फंक्शन देखा था। ठीक है, जब हमने हाइड्रोजन के केस किए थे, ये हमारा वेव फंक्शन होगा। एनर्जी हार्मोनिक सॉरी रोटर के केस में होगी m² h² बाई 2i, वेयर i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहाँ पे जो m है वो जाएगा 0 ±1 ±2 सोना। ठीक है, तो आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी याद रखनी है, आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन याद रखना है। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट बोल रहा होता तो m की वैल्यू को आप 0 पुट करते हैं। ठीक है, m की वैल्यू को 0 पुट करते तो एनर्जी 0 आती और एक वेव फंक्शन आता। लेकिन ग्राउंड स्टेट में सिर्फ एक ही वेव फंक्शन बन रहा है, ध्यान से देखो इसको। ग्राउंड स्टेट मतलब m = 0, m = 0 पे एक ही वेव फंक्शन बनेगा, एक ही एनर्जी आएगी। लेकिन जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में m को आप +-1 पुट करोगे, तो जब आप +1 पुट करोगे तो यहाँ पे ई रेज़ पावर आयोटा पाई बनेगा और यहाँ पे +1 पुट करने पे h² बाई 2i बनेगा। वैसे ही जब आप यहाँ पे -1 पुट करोगे तो -1 यहाँ पुट करोगे तो वेव फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आपकी एनर्जी है वो दोबारा से सेम रहेगी। इसका मतलब सेम एनर्जी है लेकिन डिफरेंट वेव फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डीजेनरेसी आ गई। अगर यहाँ पे डीजेनरेसी आ गई तो हमें कौन सी थ्योरी लगानी है, डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। यहाँ पे आप नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी नहीं लगा सकते। रीजन सिर्फ ये है कि हमारे पास वेव फंक्शन डिफरेंट बन रहे हैं लेकिन एनर्जी सेम रह रही है। ठीक है, फॉर द केस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो यहाँ पे डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी लगेगी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इतना पार्ट याद रखना है। अब सोल्व कैसे करना है, क्योंकि ये हमें मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं दिया, हमें एक परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन की मैट्रिक्स बनानी है। अगर हम वो नहीं बना पाए तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स कैसे बनानी है, मैंने बोला कि m = +-1। ठीक है, m = +-1 कोरस्पॉन्ड टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो मैट्रिक्स बनाने का वे क्या होगा, जब हम यहां पे मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहां पे सिर्फ 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, 2x2 की मैट्रिक्स क्यों बनेगी वो भी समझ आएगा आपको। यहां आएगा H11, यहां आएगा H12, H13 सॉरी H21, H22। ठीक है, ये H11 कैसे फाइंड आउट करना है, H12 कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल सा वे है। H11 फाइंड आउट करने के लिए एक m, ये हमें स्टेट बता रहा है, हम ये मान के चलते हैं। एक बार m यहाँ पे पॉजिटिव होगा, फिर बीच में ये वाला h होगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा। दिस कोरस्पॉन्ड टू 1 1। ठीक है, जैसे हम क्वाड्रेंट्स में चलते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ऐसे ही यहाँ चलना है H12। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, प्लस एंड माइनस, उसी हिसाब से चल रहा हूँ, ये m को कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा प्लस, फिर से h, फिर से माइनस, यहाँ पे माइनस,
फिर आएगा हमारे पास H13, सॉरी क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट ये हो सकता है 2 1, तो 2 मतलब यहाँ पे अब आ जाएगा माइनस, फिर H, फिर प्लस, लास्ट आएगा 2 2 माइनस H माइनस। ये हमारे 4 बनेंगे। इसके अलावा तो कोई और वेज है ही नहीं, अगर होंगे तो बताना। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो हमने एक वे में रखा है, इसलिए ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे का ऐसे ही आपको उतार लेना है कॉपी पे, ऐसे याद भी रखना है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सोल्व करना इसको। जब हम सबसे पहले H11 निकालते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं प्लस H फिर से प्लस। ठीक है, सिर्फ हमें हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो स्टेट है, ये एक्चुअली है क्या, क्योंकि यहाँ पे हम m को 1 पुट कर रहे हैं, हमें पता ही है। हमने लिखा था e रेज़ पावर आयोटा m5, और मैं पता है कि m हमारा क्या चल रहा है, पॉजिटिव का, वो भी 1। ठीक है, पॉजिटिव का वो भी 1, तो ये बनेगा e रेज़ पावर आयोटा 5। ठीक है, यहां पे लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूं तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आयोटा हमारा माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें पता है, यहां पुट कर दो। ठीक है, दोनों में से 1/√2π 1/√2π आएगा बाहर, तो 1/2π बनेगा। इस चीज को हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये हमारा फाई एंगल चल रहा है, तो फाई हमें पता है क्योंकि ये घूम किस में रहा है, 0 से 2π, ये ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है, रोटर। ठीक है, एक प्लेन में ऐसे रोटेट कर रहा है, तो 0 से 2π। h की वैल्यू क्या है, उससे भी पहले ये वाला प्लस कौन सा है, ये e रेज़ पावर माइनस आयोटा 5। h की वैल्यू क्या है, v0/2 3 cos स्क्वायर 5 -1। ठीक है, और साथ में हमारे पास ये वाला प्लस, ये वाला, तो यहाँ पे e रेज़ पावर आयोटा 5, फिर d5। ठीक है, तो ये लिखना आ गया होगा। एक बार हमने ये वाला पुट किया, फिर h पुट किया, फिर ये वाला पुट किया, तो ये पूरा बनेगा टर्म। यहां से ये कैंसिल, तो ये बनेगा 1/2π 0 से 2π, v0/2 भी बाहर आ जाएगा, तो v0 भी बाहर आ गया, और ये 4π बन जाएगा। अंदर बचेगा हमारे पास 3 cos स्क्वायर 5 -1 d5। ठीक है, तो आई थिंक अब ये सोल्व हो जाएगा इजीली। सोल्व करने के काफी वेज है, मर्जी आपकी है कौन सा लगाना है। तो यहां पे मैं एक्सपेंशन ओपन कर रहा हूं cos फाई की इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो बनेगा v0/4π 0 से 2π 3 cos स्क्वायर 5, cos 5 को लिख सकते हैं e रेज़ पावर आयोटा 5 प्लस e रेज़ पावर माइनस आयोटा 5/2 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, -1 इंटू d5। तो यहां से हमारे पास ये बनेगा v0/4π 0 से 2π 3/4। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, e रेज़ पावर 2 आयोटा 5 प्लस e रेज़ पावर -2 आयोटा 5 प्लस 2। ठीक है, -1 बाहर, तो इसको ब्रैकेट ऐसे रख लो, इंटू d5। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास। अब हमें इंटीग्रेशन करनी है 0 से 2π, 0 से 2π। इसकी इंटीग्रेशन 0 से 2π करोगे, चाहे इसकी इंटीग्रेशन कर दो। एक सिंपल सा हिंट दे रहा हूं, e रेज़ पावर 2 आयोटा 5 0 से 2π अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, तो वो हमेशा 0 बनेगा। वो कैसे, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e रेज़ पावर 2 आयोटा 5 डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म विच इज 2 आयोटा, जाएगा कहां से कहां, 0 से 2π।
तो इसका मतलब यहाँ पे पुट करेंगे हम 1/2 आयोटा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो बनेगा ई रेस पर 4 आयोटा 4 पाई आयोटा माइनस लोअर लिमिट ई रेस पावर 0, ठीक है, 4 पाई आयोटा। अब ई रेस पर 4 पाई आयोटा ये बनेगा कोस 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई, ठीक है, साइन 4 पाई 0, कोस 4 पाई इज 1, तो ये क्या आएगा 1, तो ये बनेगा 1/2 आयोटा 1 माइनस ई रेस पर 0 इज 1, दिस इज 0। इसका मतलब इसकी चाहे इंटीग्रेशन कर दो अलग से, चाहे इसकी इंटीग्रेशन कर दो, इसका करोगे सेम फिर से 0 आएगा, ठीक है, इन दोनों का 0 बनेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, v0/4 पाई 0 से 2 पाई 3/4 इंटू 2, ये बचेगी टर्म -1 इंटू d5, ठीक है, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, लेकिन ये इसके साथ और ये कांस्टेंट टर्म 0 नहीं बनेगी, तो ये बनेगा v0/4 पाई 0 से 2 पाई 3/2 -1 d5, तो यहां से बनेगा v0/4 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1/2 d5, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी 2 पाई, ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास v0/4 पाई इंटू 1/2, इसकी इंटीग्रेशन इज 2 पाई, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, v0/4, तो अभी आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कर दोगे, इतनी बार प्रैक्टिस करोगे तो ये 2 मिनट में आंसर निकलेगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है h11 की। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आपको h22 या फिर h12 सारे निकालने हैं, तो अब h12 फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही 21 एंड 22, तो सबसे पहले अब फाइंड आउट करते हैं हम h12 के लिए मैंने बोला था कि यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे फिर से वो h, यहाँ पे माइनस, जैसे क्वाड्रेंट्स चलते हैं। हमें पता है कि अगर मैंने प्लस रखा है ये वाला, तो इसका मतलब है 1/√2 पाई ई रेस्ट पर आयोटा m5, m इज 1 5 पॉजिटिव में। अगर मैंने यहाँ पे माइनस रखा है तो ये बनेगा 1/√2 पाई ई रेस्ट पर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 है, ठीक है, तो माइनस का है तो ई रेस्ट पर आयोटा m5, m इज -1 5, ठीक है, क्योंकि m की 2 वैल्यूज थी, प्लस एंड -1। ये जब इसको हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा 1/√2 पाई, ठीक है, और साथ में यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा आयोटा के साथ। इन दो को ध्यान में रख के यहाँ पुट करेंगे और h की वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। इसे हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 से 2 पाई, इसको लिख सकता हूँ, इसको और इसको जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे हमारे, ये प्लस और ये माइनस, तो 1/2 पाई बाहर आ जाएगा, 1/2 पाई बाहर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है ये वाला, तो ये आएगा ई रेस पर माइनस आयोटा पाई, फिर h है हमारा v0/2 3 cos square 5 -1, फिर उसके बाद ये माइनस में ई रेस पावर माइनस आयोटा पाई d5, ठीक है, तो यहां से हमारे पास v0/4 पाई बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा 0 से 2 पाई 3 cos square 5 -1 इंटू ई रेस पर -2 आयोटा पाई d5, ठीक है। अब सिंपल सा काम रह गया हमारा इंटीग्रेशन करने का। इंटीग्रेशन करने के लिए दोबारा से cos फाई को ओपन कर देते हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को सोल्व करता हूँ, तो ये बनेगा 3 इंटू ई रेस पर आयोटा 5 प्लस ई रेस पर माइनस आयोटा 5 बाई 2 का होल स्क्वायर -1, ठीक है, इंटू ई रेस पावर -2 आयोटा 5 d5, ठीक है, तो ये बनेगा 3/4 -
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसका स्क्वायर किया, -1 बाहर था और यहाँ पे e रेज़ पावर -2 आयोटा फाई डी फाई, और इंटीग्रेशन चल रही है हमारी 0 से 2 पाई। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 0 से 2 पाई 3/4, इसको इससे करेंगे तो 1, इसको इससे करेंगे तो e रेज़ पावर -4 आयोटा पाई, इसको इससे करेंगे तो प्लस 2 e रेज़ पावर -2 आयोटा पाई, इसको इससे करेंगे तो माइनस का, ठीक है, ये अंदर बंद हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस का e रेज़ पावर -2 आयोटा फाई डी फाई, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा। अब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दोबारा से इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, इसकी कर लो, इसकी कर लो, चाहे इसकी कर लो, हमेशा 0 आएगी, ठीक है, वो आप खुद से कर सकते हो, ये हमेशा 0 आएगी। तो बचेगा को क्या, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे क्या, ये 0, ये 0, ये 0, बचेगा 0 से 2 पाई 3/4 डी फाई, बस ये बचेगा, ठीक है। ये बनेगा 3/4 इंटू इसकी इंटीग्रेशन 2 पाई हो जाएगा, डी फाई की इंटीग्रेशन 5 और लिमिट जाएगी 0 से 2 पाई, तो ये बनेगा हमारे पास 3π/2। तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो है 3π/2। तो यहां से हमारे पास बनेगा v0/4 पाई इंटू 3π/2, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, तो ये बनेगा 3v0/8, ठीक है। अब मैं आगे सोल्व नहीं करूंगा, अब आगे आप समझ चुके हो, ठीक है। सिमिलरली, मैं सिमिलरली लिख रहा हूं यहाँ पे, या पैरेलली या फिर सिमिलरली, ये हमने क्या निकाला H12, और हमने इससे पहले क्या निकाला था H11, H11 क्या था v0/4, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें H21 निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस, ठीक है, H21 के लिए फिर से वही मेथड, सारा का सारा इंटीग्रेशन करोगे 0 से 2 पाई के लिए। इसी तरह से आप H22 भी निकाल सकते हो, H22 का मतलब होगा यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सेम वैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो H11 की वैल्यू थी आप देखोगे कि वही H22 की वैल्यू है, विच इज v0/4। ऐसे ही H21 की जो वैल्यू थी वही H12 की वैल्यू है, और वो है 3v0/8, ठीक है। तो ये जब आप सोल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सारी सेम ही वैल्यूज आ रही हैं। तो जब आप कॉपी पेन उठाओगे बहुत जल्दी से होना शुरू हो जाएंगे आंसर, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट की इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आपके पास H11 भी है, H12 भी है, H21 भी है, H22 भी है, अब आप इसका क्या बना सकते हो, एक परटर्ब्ड मैट्रिक्स बना सकते हो। परटर्ब्ड मैट्रिक्स, तो परटर्ब्ड मैट्रिक्स हमारी क्या है, H11 है हमारे पास v0/4, H12 है हमारे पास 3v0/8, H21 है हमारे पास 3v0/8, H22 वो हमारे पास फिर से v0/4। ये हमारी परटर्ब्ड मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो अगर ये परटर्ब्ड मैट्रिक्स हमें गिवन होती तो कितना आसान था काम, जल्दी से माइनस लैम्डा लगाया और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाल दी। लेकिन अगर ये गिवन नहीं है तो आपको ऐसे ही इसी वे में सोल्व करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट काम क्या है, इसका डिटर्मिनेंट, सेक्युलर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। नेक्स्ट काम हमारा ये, इसका सेक्युलर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो उसका मतलब क्या हुआ, v0/4 माइनस लैम्डा 3v0/8, 3v0/8 v0/4 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो
तो ये बनेगा, मतलब डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं, वी नोट बाई फोर माइनस लैम्डा इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई वी नोट बाई फोर माइनस लैम्डा माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई थ्री वी नोट बाई एट इंटू थ्री वी नोट बाई एट इज इक्वल टू जीरो। तो एक्चुअली में मैं इसको लिख सकता हूँ वी नोट बाई फोर माइनस लैम्डा की होल स्क्वायर माइनस थ्री वी नोट बाई एट की होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये बनेगा ए प्लस बी करेंगे इसका, तो बनेगा वी नोट बाई फोर माइनस लैम्डा प्लस थ्री वी नोट बाई एट इज इक्वल टू जीरो। ये है ए प्लस बी। नेक्स्ट है ए माइनस बी, वी नोट बाई फोर माइनस लैम्डा माइनस थ्री वी नोट बाई एट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी किया, ये आ जाएगी टर्म्स। इस टर्म से हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू वी नोट बाई फोर प्लस थ्री वी नोट बाई एट। तो यहां से हमारे पास एट एलसीएम आएगा, टू वी नोट प्लस थ्री वी नोट, तो बनेगा फाइव वी नोट बाई एट। लैम्डा की एक वैल्यू तो ये आएगी, सेकंड वैल्यू यहां से आएगी, तो यहां से लैम्डा इस तरफ जाएगा, तो बनेगा वी नोट बाई फोर माइनस थ्री वी नोट बाई एट। तो फिर से एट हमारा एलसीएम आ गया, ये मैं देख लेता हूं विजिबल है, हाँ ये विजिबल है। तो एट, तो यहां आएगा टू वी नोट माइनस थ्री वी नोट, तो यहां आएगा हमारे पास माइनस वी नोट बाई एट। तो हमारे पास एक्चुअल में दो वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, तो एक लैम्डा की वैल्यू हमारे पास माइनस वी नोट बाई एट है और दूसरे की वैल्यू है फाइव वी नोट बाई एट। तो ये हमारी आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी। अब या तो सिंपल यहां तक छोड़ दो, लेकिन अगर क्वेश्चन में उन्होंने अलग चीज दिया है, अलग चीज का मतलब है इन्होंने बोला था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट बताओ, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बताओ। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी थी क्या? एनर्जी थी एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई टू आई। तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या थी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए? प्लस माइनस वन। तो एनर्जी हमारी थी एच कट स्क्वायर बाई टू आई। अब इस एनर्जी में एक बार तो ये ऐड होगा माइनस का वी नोट बाई एट, ठीक है, दूसरी बार एच कट स्क्वायर बाई टू आई, एक बार ये ऐड होगा फाइव वी नोट बाई एट। तो ये हमारे पास एनर्जी में, एनर्जी लेवल में शिफ्ट आ जाएगा। मतलब जब हमारे पास पर्टर्बेशन नहीं थी तो हमारे पास रिजिड रोटेटर की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कुछ ऐसी थी, जैसे ही पर्टर्बेशन हो गई तो ये कुछ ऐसे जाएगा, एक लेवल ये वाला बनेगा नीचे वाला लेवल, क्योंकि यहाँ पे माइनस वी नोट है तो ये नीचे वाला लेवल बनेगा, यहाँ प्लस है तो ये ऊपर वाला लेवल बनेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये स्प्लिट कर जाएगा एनर्जी में। ठीक है, एनर्जी में से स्प्लिटिंग आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 5 मार्क्स में आते हैं पार्ट सी में। ठीक है, तो इन पे खास ध्यान रखना है। पार्ट सी एक ऐसा होता है जिसपे अगर आप अच्छे से मेथड लगा रहे हो, सोल्व कर रहे हो, तो आंसर आता ही आता है और इजी क्वेश्चंस होते हैं पार्ट सी में। ठीक है, और पार्ट सी हो गया तो नेट आराम से अच्छा रैंक आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि मान लो कि हमारे पास एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है 3 डायमेंशनल, ठीक है, और वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है और वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। हमने क्या किया, हमने उस पर एक पर्टर्बेशन लगा दी और पर्टर्बेशन की वैल्यू दे दी हमने b इंटू एक्स इंटू वाई, ये हमने पर्टर्बेशन लगा दी। तो जब हमने ये पर्टर्बेशन लगा दी तब हमसे पूछा जा रहा है कि एनर्जी लेवल की शिफ्ट बताओ, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी लेवल। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी, तो ये हमें बताना है। अब पहली चीज 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल है तो हमने स्टार्टिंग में किया था कि इसकी एनर्जी को कैसे लिखेंगे, एन एक्स प्लस एन वाई
प्लस एन जेड प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड होता तो एन एक्स एन वाई एन जेड को 0 0 0 पुट करते, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो या फिर हम 1 0 0 पुट कर सकते हैं एन एक्स एन वाई एन जेड को, या फिर 0 1 0 पुट कर सकते हैं, या फिर 0 0 1 पुट कर सकते हैं एन एक्स एन वाई एन जेड को। ठीक है, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। ठीक है, इसका मतलब इन सब के लिए जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 5/2 एच कट ओमेगा। एनर्जी सेम रहेगी लेकिन वेव फंक्शन हमारे डिफरेंट हो सकते हैं और होंगे। ठीक है, इसके लिए वेव फंक्शन डिफरेंट होगा, इसके लिए डिफरेंट होगा, इसके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन एनर्जी सेम है। तो अब हमें यहाँ से ये पता चलता है कि हमारा जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो डीजेनरेट स्टेट है। ठीक है, डीजेनरेट उसकी जो एनर्जी है वो डीजेनरेट एनर्जी है। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चलता है। अगर उसने क्वेश्चन में बोला होता कि हमने ये वाली पर्टर्बेशन लगा दी और हमें ग्राउंड स्टेट में एनर्जी करेक्शन बताओ, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी करेक्शन बोलता तो हमें पता है कि एनर्जी उसकी फिक्स है, एक ही एनर्जी है, एक ही उसके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होगा, तो उसमें कोई डीजेनरेसी नहीं थी, तो हम डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे हमें पता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो हमें डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट सेक्युलर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करना है और वहां से हमें करेक्शन टू एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, स्टार्ट कहां से करेंगे हम अब, क्योंकि 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके वेव फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं एन एक्स एन वाई एन जेड। ठीक है, तो इसको लिखने के क्या क्या वेज है, 1 0 0, दूसरा वे क्या है 0 1 0, तीसरा वे क्या है 0 0 1। ये 3 वेज है उसको लिखने के। ठीक है, अब इन्हीं वेज को ध्यान में रखते हुए हमने मैट्रिक्स बनानी है। जैसे वहां पे हमने प्लस माइनस को ध्यान में रखा था रिजिड रोटर के केस में, यहाँ पे हमने इनको ध्यान में रख के केस बनानी है। ठीक है, हमें मैट्रिक्स बनानी है। वो कैसे बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाने के लिए फिर से वही, क्योंकि यहाँ पे 3, क्योंकि ये 1 यहाँ भी है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ऐसे जाता है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। नहीं समझ आ रहा तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जो H11 होगा वो एक्चुअल में होगा 1 0 0, यहाँ पे H, यहाँ पे फिर से 1 0 0। H12 जो होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बोल दिया तो 1 0 0, फिर यहाँ बीच में H, यहाँ पे 2 बोल दिया 0 1 0। एनर्जी तो सेम रही 0 1 0 रख के भी, लेकिन इसने 2 ने क्या बोला कि इसको यहाँ पे कर दो। ठीक है, H13 का मतलब है 1 0 0 H 0 0 1। तो आप सिमेट्रिकली समझ रहे होगे मैं करना क्या चाह रहा हूँ। जब यहाँ पे मैं 2 1 लिखूंगा तो 2 1 का मतलब क्या होगा 0 1 0, जो फर्स्ट वाला है उसका 1 सेकंड यहाँ पे ले आओ, फिर H ये 1 मतलब 1 0 0। 2 2 के लिए इसका मतलब सेकंड पे ले आओ 1 को, फिर से H, यहाँ के 1 को भी सेकंड पे ले आओ, तो सारी परम्यूटेशंस लगा देनी है। H23 यहाँ पे 2 लिखा है तो मतलब 0 1 0, फिर H जो H ये वाला होगा बट आउट 3 मतलब थर्ड वाले पे 1 ले आओ। तो सेम स्टेट, सेम मतलब स्टेट डिफरेंट हो रही है लेकिन एनर्जी सेम रह रही है। यही चीज हम यहाँ पे शो करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही थर्ड 3 1, ठीक है, 3 1 के लिए 0, क्योंकि यहाँ पे 3 है 0 0 1, फिर H 1 मतलब 1 0 0। 3 2 मतलब 0 0 1, थर्ड पे चला जाएगा 1, लेकिन 2 यहाँ पे 2 मतलब सेकंड पे जाएगा, तो ऐसे ही लास्ट आएगा H33। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। 1 थर्ड पे चला गया, फिर H यहाँ पे भी जो थर्ड पे ही 1 होगा। तो सबसे पहले तो यही काम करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आपको अब 3x3 की मैट्रिक्स पता मतलब बनानी है, जिसमें H11 H12 H13
H21, H22, H23 ये सारे लगा देने हैं और इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फिर माइनस लैम्डा सेक्युलर डिटर्मिनेंट बनाना है, इक्वल टू 0 करना है और लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इतना बड़ा क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि छोटे क्वेश्चन सारे हो जाएं। 1 डायमेंशन दिया होता तो इजीली कर देते, 2 डायमेंशन दिया होता तो इजीली हो जाता, ये सीधा मैंने 3rd डायमेंशन पे लेके आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम H11 फाइंड आउट करते हैं। H11 था 1 0 0, फिर से ये H, फिर से 1 0 0। H की वैल्यू पुट करेंगे, ये बनेगा B 1 0 0 XY 1 0 0। अब इसको ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, अरेंजमेंट कैसे कर रहा हूँ। X वाला अलग कर रहा हूँ, X वाला अलग कर लिया। फर्स्ट वाले को मैं X वाला मान रहा हूँ, सेकंड वाले को मैं Y वाला मान रहा हूँ, थर्ड वाले को मैं Z वाला मान रहा हूँ। Y वाला अलग कर लिया, तो Y वाला क्या है 0, फिर Y, यहाँ पे Y 0, यहाँ पे मतलब 0। Z वाला अलग कर लिया, Z वाला कौन सा यहाँ पे, ये 0, यहाँ पे अंदर कुछ भी नहीं, यहाँ पे Z वाला ये 0, ये हमें पता है 1 होता है। बात रहेगी इन दोनों की। ठीक है, अब ये मत सोच के चलना कि पेपर में गिवन होगा इनकी वैल्यूज। x को यही लिख लेते हैं, x को एज अ ऑपरेटर, जब भी हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा एज अ ऑपरेटर लिख सकते हो, रूट एच कट बाई 2m ओमेगा a प्लस a डैगल। और मैं आपको हल्का सा हिंट और दे दूं कि जब a को किसी nth पे किसी स्टेट पे लगाते हैं तो हमें मिलता है रूट ऑफ n, और ये इसको एक कम कर देता है, स्टेट को एक कम कर देगा। ऐसे ही जब a डैगल पे लगाएंगे, a डैगल को n पे लगाएंगे, स्टेट पे लगाएंगे, ये स्टेट को इंक्रीज कर देता है बाय 1, लेकिन रूट कौन सा आएगा, ये वाला। आइगन वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारी स्टेट है, ये हमारी आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू तो नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों स्टेट सेम होनी चाहिए, एक वैल्यू बोल सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आएगी और ये हमारी स्टेट आएगी। तो यहां से सिर्फ सोचना है कि क्या y के लिए भी सेम ही रहेगा। ठीक है, y के लिए भी आपका फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे y के लिए सेम रहेगा, इस पे लगेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, 1x1, इसको मैं लिख सकता हूं 1x को लिखा जा सकता है रूट ऑफ, को बाहर निकाल दो, रूट ऑफ एच कट बाई 2m ओमेगा, यहां था 1, यहां था a प्लस a डैगल, यहां था 1। ये जो a है ये इस स्टेट को क्या करेगा, एक नंबर कम कर देगा। यहां से सोच के चलना है, ये a इस स्टेट को एक नंबर कम कर देगा। तो एक नंबर कम जब स्टेट होगी मतलब 0 स्टेट, और 0 स्टेट 1 स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। ऐसे ही a डैगल जब 1 पे अप्लाई करेंगे तो स्टेट क्या बन जाएगी, 2। ठीक है, ये 1 स्टेट क्या बन जाएगी, 2, एक नंबर बढ़ जाएगी। ये 2 को 1 पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 0 स्टेट के साथ भी 0 होगा, 1 2 स्टेट के साथ भी 0 होगा, लेकिन अगर 1 और 1 होता तो ये आंसर 1 आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये आंसर क्या आएगा, हाँ इसके लिए 0। ठीक है, क्योंकि ये इस स्टेट को कम कर देगा, ये इस स्टेट को बढ़ा देगा, तो ये हमारा आंसर 0 होगा। ऐसे ही 0 बाई 0 वैसे करने की जरूरत है नहीं, अब 0 बाई 0, यहां पे भी रूट एच कट बाई 2m ओमेगा, यहां पे 0 था, y की वैल्यू थी a प्लस a डैगल, और यहां पे 0 था। ठीक है, ये इस स्टेट को बढ़ा देगा, सॉरी ये इस स्टेट को कम कर देगा, ये स्टेट को बढ़ा देगा। तो इसका मतलब इस टाइम अगर ये 0 है तो यहाँ पे राइट साइड में 0 नहीं बच पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेट भी 0 ही आनी है। ये हम कर चुके हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के केसेस में। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा, 0। अब हम H12 फाइंड आउट करते हैं।
H12 के लिए हमें यहाँ लगाना है 1 0 0 क्योंकि यहाँ 1 है, फिर H लगाना है, H है हमारा बी एक्स वाई, 2 मतलब 0 1 0। ठीक है, इसको दोबारा से सिंप्लीफाई कर लो, 1 x 0, ठीक है, 1 फिर x फिर 0 0 फिर y फिर 1 फिर उसके बाद 0, बीच में कुछ भी नहीं है z के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 0 इसका z को कॉम्पोनेंट है ये 0। ठीक है, तो ये तो 1 होता है, इसको इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 x 0, तो ये बनेगा 1 x को हम लिख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ, 1 x 0, तो मैं लिख सकता हूँ रूट एच कट बाई 2m ओमेगा। 1 x को लिख सकता हूँ a प्लस ए डायगन, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म जो थी वो बाहर निकाल ली, और 0। a जब इस पे अप्लाई होगा तो इसे कम करेगा, वो हमें नहीं चाहिए। a डैगल जब 0 पे अप्लाई करेगा तो उसे 1 कर देगा, और 1 ही करना है ताकि इसके साथ 1 हो जाए। तो मैं बोल सकता हूँ कि a डैगल जब 0 पे अप्लाई होगा तो हमें देगा, एक नंबर इंक्रीज कर देगा स्टेट को सबसे पहले तो, और रूट में क्या आएगा, ये वाली स्टेट की वैल्यू 1, तो बनेगा सिंपली ये स्टेट। ठीक है, सिंपली ये 1 स्टेट बनेगी, बाहर कांस्टेंट 1 वैल्यू है। तो इसका जो आंसर आएगा इस वाले पार्ट का, वो सिंपल क्या आएगा, रूट ऑफ एच कट बाय 2m ओमेगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ तो चाहे ये 0 बना रहा है, क्योंकि इसको कम करेगा -1, लेकिन -1 स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए वो सीधा हम 0 मान के चलेंगे। ठीक है, तो सीधा a डायरेक्टली इसको 1 करेगा, और 1 के साथ 1 वैल्यू 1 बनाएगा। ठीक है, आइगन स्टेट 1 बनाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म ऐसे ही 0 बाई 1 0 y 1, y की वैल्यू क्या है, रूट एच कट बाई 2m ओमेगा 0 a प्लस ए डैगल 1। ठीक है, फिर से वही काम, इस बार जो a डैगल है, ठीक है, ये जो a डैगल है ये 1 पे जब अप्लाई होगा तो हमें क्या देगा, 2 स्टेट को इंक्रीज कर देगा। तो ये जब 2 इस पे अप्लाई हुआ तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, लेकिन a जो सिंपल है, ये जो a है, ये इस पे अप्लाई होने के बाद जब 1 पे अप्लाई होगा तो इस स्टेट को एक नंबर कम कर देगा, और स्क्वायर रूट में बाहर वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू। तो ये आंसर क्या आएगा हमारा, 0 स्टेट। तो इसका मतलब ये जब इस पर अप्लाई हुआ तो 0 स्टेट बनी, वो 0 स्टेट इस 0 स्टेट के साथ 1 बनाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, रूट एच कट बाई 2m ओमेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की आ रही है, 0 नहीं है। तो इसलिए इसकी वैल्यू को इज इक्वल्स टू, ठीक है, टोटल वैल्यू को लिख रहा हूं, b x वाले की वैल्यू ये थी, y वाले की वैल्यू भी सेम है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बनेगा एच कट बाई 2m ओमेगा। तो ये आंसर होगा आपके H12 का। ठीक है, H12 का। अब आपको शायद मेथड समझ आ गया हो, सिर्फ मेथड समझाना मेरा मकसद था यहाँ पे। सिमिलरली जब आप H21 फाइंड आउट करोगे, ठीक है, अब ये आप लोगों के लिए घर के लिए काम है, जब आप H21 फाइंड आउट करोगे तो उसकी जो वैल्यू, उसको लिखना कैसे है, B 2 बोला है यहाँ पे, मतलब 0 1 0, यहाँ पे H, यहाँ पे 1 बोला है मतलब 1 बोला है मतलब 1 0 0। ठीक है, अब यहां से H की वैल्यू पुट करोगे, B x y 0 1 0, एक्स वाई 1 0 0, एक्स अलग कर लो, वाई अलग कर लो, जेड अलग कर लो, तो बनेगा 0, एक्स वाले अलग कर रहा हूँ, एक्स 1 0 एक्स 1, वाई वाला अलग कर रहा हूँ 1 वाई 0 1 वाई 0, जेड अलग कर रहा हूँ 0, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 0,
0 0। फिर से दोबारा से ये चीज़ आप फाइंड आउट करोगे, जैसे हम ये दो किए, आपका आंसर फिर से ये बनता बी एच कट बाई 2m ओमेगा। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे अब। ऐसे ही H22 H23, ठीक है, तो ऐसे ही रहेंगे ये। तो मैं सीधी मैट्रिक्स बनाने वाला हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप लोग को अब पता लग गया होगा, घर पे आप कर सकते हो सारी वैल्यूज। तो इसका जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स बनेगी विच इज H11, ठीक है, तो H11 हमारी क्या आई थी 0। H12 हमने निकाली बी एच कट बाई 2m ओमेगा। H13 हमने निकाली नहीं, लेकिन आप निकालोगे तो वो 0 आएगी सेम मेथड से। H21 सेम आएगा बी एच कट बाई 2m ओमेगा। H22 भी 0 आएगा, 23 भी 0 आएगा, 31 भी 0 आएगा, 32 भी 0 आएगा एंड 33 भी 0 आएगा। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 निकाली और बाकी लिख दी, ये अगर आप ध्यान से मैथमेटिक्स करने बैठोगे और सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 2 2 0 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप 1 1 चेक कर लोगे तो आपको 2 2 भी समझ आ जाएगा कि 0 ही बनना चाहिए सोच के। 3 3 भी समझ आ जाएगा 0 ही बनना चाहिए, सोल्व नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सेम मेथड लगाना है। ये मैट्रिक्स बनने के बाद हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना है, दिस सेक्युलर डिटर्मिनेंट, आगे कर लेता हूं, ठीक है, या इसी में कर लेते हैं। मान लो कि ये हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स बन गई हमारी, ठीक है, परटर्ब्ड मैट्रिक्स बन गई। हमें इसके बाद क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट माइनस लैम्डा लगा के शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, यहां पे करते हैं, तो ये बनेगा माइनस लैम्डा ठीक है। फिर इसको करेंगे माइनस बी एच कट बाई 2m ओमेगा, और ये बनेगा माइनस लैम्डा इंटू बी एच कट बाई 2m ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो मैं मान के चल रहा हूं आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, बनेगा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा बी एच कट बाई 2m ओमेगा की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से हम लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू, एक्चुअल में एक लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो बनेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस बी एच कट बाई 2m ओमेगा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा इक्वल टू 0 बनेगा एक, तो दूसरा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच कट बाई 2m ओमेगा की होल स्क्वायर। यहां से लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस प्लस माइनस बी एच कट बाई 2m ओमेगा, ठीक है। तो एक आई 0, एक आई प्लस माइनस बी एच कट बाई 2m ओमेगा, 3 वैल्यूज आ गई। तीसरी चीज, अब इसे लिखने का वे क्या है, लिखने का वे ये है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या थी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी थी n प्लस 3 बाई 2 एच कट ओमेगा, वेयर n इज इक्वल टू nx प्लस ny प्लस nz। ये 1 0 0 भी हो सकता था, 0 1 0 भी हो सकता था, 0 0 1 भी हो सकता था। तो ये हमेशा क्या बनता, 5 बाई 2 एच कट ओमेगा। ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। अब जब परटर्बेशन लगाई, कौन सी परटर्बेशन, बी एक्स वाई, वो परटर्बेशन लगाने के बाद हमारे लेवल्स में शिफ्ट आ गया, ठीक है। और वो कौन सा शिफ्ट आया, लैम्डा इक्वल्स टू 0 का, और ये दो तीनों के तीनों क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब करेक्शन टू फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी, ठीक है। ये हमारा है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी। तो ये जो एनर्जी थी, ठीक है, ये जो एनर्जी थी 5 बाई 2 एच कट ओमेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, इसमें एक बार तो ये 0 ऐड हुआ,
दूसरी बार 5/2 एच कट ओमेगा माइनस का बी एच कट बाई 2m ओमेगा ऐड हुआ, ठीक है। तीसरी बार 5/2 एच कट ओमेगा के साथ प्लस में आया बी एच कट बाय 2m ओमेगा। तो इसका मतलब ये एक एनर्जी लेवल था 5/2 एच कट ओमेगा का। एक बार इसमें कोई शिफ्ट नहीं आया, सेम रही एनर्जी, ठीक है। दूसरी बार प्लस का शिफ्ट आया और एक बार माइनस का शिफ्ट आया। तो ये कॉरस्पॉन्ड कर रही है माइनस को, ये कर रही है जीरो को, ये कॉरस्पॉन्ड कर रही है प्लस को, ठीक है। माइनस को, जीरो को, प्लस को। तो एक लेवल हमारा 3 लेवल्स में बंट जाएगा, ठीक है। तो वो 3 लेवल की एनर्जी ये होगी, ये और ये, ठीक है, 3 लेवल्स की एनर्जी। तो ऐसे क्वेश्चंस पार्ट सी में ही आएंगे, जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए ये पार्ट सी के में ही आ सकते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने डीजेनरेट पर्टर्बेशन का, वो बी पार्ट में भी आ सकता है, सी में भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, ठीक है, बाद में और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।